Hello everyone, welcome to class 21 for CFA level 1 कॉन्ट्स। आज का क्लास में एक क्लास में हम हमारा पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट पूरा निपटाएंगे। तो इसके साथ अपना हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हो जाएगा। आज के क्लास के बाद अपना खाली एक रीडिंग बचेगा, वो है सिंपल लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, तो जो बच्चे मेरे को फॉलो कर रहे हैं फॉर द फेब एग्जाम, आप समझ लो कि 15 तारीख तक, आज 13 है, कल 14, 15, 2 दिन में अपना कंटेंट पूरा खत्म हो जाएगा क्वांट्स का। ठीक है, कंप्लीटली। चलो सर स्टार्ट करते हैं पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट से। सर ये क्या है? सर ये कंसेप्ट क्या है? देखो, पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कोई नया चीज नहीं है। ठीक है, पहला बात ये चीज समझ लो कि पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कोई नया चीज नहीं है, दे आर अ पार्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में सर हमने अभी 3 क्लास दिया ना, ठीक है, तो हम लोग कुछ नया चीज नहीं सीख रहे हैं। आज का क्लास में देयर इज नथिंग न्यू। ठीक है, हम लोग एक अलग फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग सीख रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको दो भाग में डिवाइड कर दूं, ये टाइप्स ऑफ पैरामीट्रिक, ये टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग नहीं है तो मीन वेरिएंस और ये कर रहे थे। ठीक है, ये एक अलग लेवल का क्लासिफिकेशन है। सर मैं पैरामीट्रिक टेस्ट पहले डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोथेसिस टेस्ट का एक प्रकार है पैरामीट्रिक टेस्ट। ठीक है, सर ये क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन करिए। चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सर पैरामीट्रिक टेस्ट को समझने से पहले ना अपने को समझना पड़ेगा कि पैरामीटर क्या होता है। सर पैरामीटर किस चीज का? पैरामीटर एक डिस्ट्रीब्यूशन का। पैरामीटर किस चीज का? पैरामीटर एक डिस्ट्रीब्यूशन का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पॉपुलेशन का। ठीक है, तो सर क्या बोलते हैं, देखो, तो पहले अपन समझते हैं पैरामीटर क्या है, फिर देखते हैं पैरामीट्रिक टेस्ट क्या है। ठीक है, तो सर पैरामीटर ऑफ अ पॉपुलेशन को हम लोग प्यार से पता है क्या बोलेंगे, वो एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, वो एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू। सर न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब, अबे न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब 3, 1, 2, 2.5, 6, कुछ भी, मतलब एक नंबर जो एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ पॉपुलेशन, एक नंबर जो एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का ना स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है। स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है। सर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने का मतलब, को डिफाइन करता है। ठीक है, सर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब, इसका मतलब सिंपल है कि भैया ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सर इसका बिहेवियर क्या होगा। सर बिहेवियर मतलब, बिहेवियर मतलब वो नहीं कि जब मैं और आप मिलते हैं तो हम कैसे बात करते हैं, वो नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन का शेप क्या होगा? बेल कर्व्ड होगा, कि दोनों साइड से टेल्स ऊपर रहेगा, कि टेल्स नीचे रहेगा, राइट शेप्ड रहेगा, लेफ्ट शेप्ड रहेगा, क्या स्क्यूड रहेगा, ये शेप बताता है, साइज बताता है अपने को। ठीक है, बिहेवियर बताता है, शेप बताता है, साइज बताता है। मतलब पैरामीटर एक फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ जो मेरे को एक डिस्ट्रीब्यूशन को का स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने में हेल्प करता है। ठीक है, सर समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा एग्जांपल दे दीजिए जो अपने जिसे रिलेट कर पाए। सर पैरामीटर तो एक ब्रॉड लेवल पे समझ में आ गया कि क्या है सर, लेकिन कुछ रिलेटेबल एग्जांपल दे दीजिए। बिंदास देंगे रिलेटेबल एग्जांपल, और पोजीशन भी। ठीक है, सर एक एग्जांपल दे दीजिए, सिंपल है। सर एक सबसे बड़ा एग्जांपल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सर सर अपने को पता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? सर हम लोगों ने डिफाइन किया था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम बोलेंगे उसके पैरामीटर्स है मीन और वेरिएंस। मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो बेल शेप्ड कर्व ऐसे हम लोग बनाए हुए देखे हैं ना, उसको डिफाइन करता है मीन और वेरिएंस। ठीक है, सर उसको छोड़ के, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को छोड़ के या स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को छोड़ के, हमने चार और चीज, तीन और डिस्ट्रीब्यूशन देखा था। सर क्या देखा था? टी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके कारण हम लोग टी टेस्ट कर रहे थे। ठीक है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, और सर हमने क्या देखा था? सर हमने देखा था एफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सर इसका पैरामीटर क्या है?
सर इसका पैरामीटर था डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका पैरामीटर था डिग्री ऑफ फ्रीडम। बेसिकली सर ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा दिखेगा, कैसा बनेगा, कैसे बनेगा, ये सब सब अपना डिफाइन कर रहा था डिस्ट्रीब्यूशन डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मतलब हम लोगों ने सर एस्टैब्लिश किया कि सर पैरामीटर कुछ नहीं होता है, एक नंबर होता है। देखो उसको आप कुछ भी नाम दो, आप उसको मीन नाम दो, वेरिएंस नाम दो, डिग्री ऑफ फ्रीडम नाम दो, है तो नंबर ही ना। इवेंचुअली जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम देख रहे थे तो कहीं हमने n-1 देखा था, कहीं हमने n1 प्लस n2 माइनस 2 देखा था, कहीं हमने n1 माइनस 1 न्यूमरेटर और n2 माइनस 1 डिनोमिनेटर में देखा था। करेक्ट, हम लोगों ने बहुत चीज देखा था, लेकिन इवेंचुअली ये कन्वर्ट किस में होता है, इवेंचुअली तो नंबर पे होता है। ठीक है, और ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है एक डिस्ट्रीब्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करता है। ठीक है, ठीक है, तो ये इसका ये पैरामीटर का मतलब हो गया ये। ठीक है, पैरामेट्रिक टेस्ट वो टेस्ट होता है जिसमें हम लोग एक पॉपुलेशन का पैरामीटर, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर्स कंसीडर करते हैं। ठीक है, या तो फिर सर दो है, ये पहला, या तो फिर हम लोग पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर्स को लेते हैं और वी मेक स्पेसिफिक सेट ऑफ अजम्पशंस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन। स्पेसिफिक सेट ऑफ अजम्पशंस, हम लोग बहुत अजम्पशन लेते हैं। किस चीज का अजम्पशन लेते हैं, अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब भैया देखो, अपने को पता है कि अपने हाइपोथेसिस टेस्ट कभी पॉपुलेशन के ऊपर नहीं करते। ठीक है, हम लोग हाइपोथेसिस टेस्ट किसके ऊपर करते हैं, हम लोग हाइपोथेसिस टेस्ट वो पॉपुलेशन से सैंपल निकालते हैं और जो प्रोसीजर परफॉर्म करना होता है सैंपल पे करते हैं। लेकिन जब हम लोग प्रोसीजर लगा रहे होते हैं तो हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि देयर आर सर्टेन सेट ऑफ अजम्पशंस विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन जिससे सैंपल निकाल रहे। ठीक है, तो हमने क्या सीखा सर, पैरामीट्रिक टेस्ट में हम लोग दो चीज आइदर ऑफ द टू करते हैं, या हम लोग का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो डिफाइन हो रहा है कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ पैरामीटर्स है, मीन हो गया, वेरिएंस हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, जो सबसे रिलेटेबल है अपने को, या तो फिर जो पॉपुलेशन है जिससे सैंपल निकाला जा रहा है इट हैज सर्टेन सेट ऑफ अजम्पशंस। ठीक है, जब हम लोग वैसा पॉपुलेशन के ऊपर वैसा हाइपोथेसिस लगाते हैं ना कि जिसमें हम पैरामीटर्स को कंसीडर कर रहे हैं, वो हो गया अपना पैरामीट्रिक टेस्ट। सर एग्जांपल, अगर आप हमारा लास्ट डे का डिस्कशन याद करोगे, हमने लास्ट डे का, इसको इधर ही कर लो, डायरेक्ट लिख ही लेते हैं। सर अगर आप हमारा लास्ट डे का डिस्कशन को याद करोगे ना सर, हमने चार टाइप का हाइपोथेसिस टेस्ट देखा था। सर क्या देखा था, सिंगल सीरीज मीन, सिंगल सीरीज मीन, ठीक है, हमने टू सीरीज मीन देखा था, सर हमने सिंगल सीरीज वेरिएंस देखा था, और सर हमने टू सीरीज वेरिएंस भी, और सर हमने टू सीरीज वेरिएंस भी देखा था। ठीक है, करेक्ट, हम लोग तो यही हाइपोथेसिस टेस्ट कर रहे थे ना। अगर आप देखोगे मीन, मीन, वेरिएंस, वेरिएंस, ये सब सब पैरामीटर है। तो अभी तक हमने जो भी देखा है, मतलब पिछला 3 क्लास में हमने जो भी किया है, एवरीथिंग वाज अ पार्ट ऑफ पैरामीट्रिक टेस्ट। मतलब अभी तक हम लोग पैरामीट्रिक टेस्ट ही कर रहे थे। ठीक है, हम लोगों ने अभी तक जो भी किया है दैट इज अ पार्ट ऑफ द पैरामीट्रिक टेस्ट है। हाइपोथेसिस टेस्ट, हाइपोथेसिस टेस्ट फर्स्ट लेवल, फिर पैरामीट्रिक टेस्ट, उसके नीचे ये टेस्ट ऑफ मीन, टेस्ट ऑफ वेरिएंस है। ठीक है सर, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, लेकिन अपना जीवन में ना बहुत सारा ऐसा हाइपोथेसिस अपने को बनाना पड़ता है जिसमें ना वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट मीन। सर एक एग्जांपल दीजिए, बिंदास आपको एग्जांपल दिया जाएगा। तो अभी सर हम लोग नॉन पैरामीट्रिक डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है सर, अभी हम लोग ना नॉन पैरामीट्रिक डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, जिंदगी में अपने पास ऐसा सिचुएशंस आता है जहां पे अपने को ना मीन और वेरिएंस नहीं कंसीडर करना है। सिंपल बता रहा हूँ मैं, वो पहला वाले एग्जांपल ले रहा हूँ जो अपने क्लास 2 में लिए थे। अपने उसमें क्या बोल रहे थे, भैया 250 दिन का रिटर्न है, 250 दिन का रिटर्न है और उसका मीन रिटर्न
कुछ 0.001 था, करेक्ट, मीन डेली रिटर्न। तो सर ये तो हो गया पैरामीट्रिक टेस्ट, क्योंकि मीन अपना पैरामीटर है, ठीक। लेकिन अगर मैं आपको एक दूसरा लेंस दूं, मैं बोलूं कि भैया आई एम नॉट कंसर्न विद मीन रिटर्न, I am concerned with the time frame which will tell me when the stock is going up, means what are the indicators कि भैया स्टॉक ऊपर जाएगा। इंडिकेटर क्या है, स्टॉक ऊपर जाने का। देखो 250 दिन में अपने पास कुछ तो इंडिकेटर आएगा ना कि सर ऐसा हो गया तो स्टॉक ऊपर जाएगा, ऐसा हो गया तो स्टॉक नीचे जाएगा। इंडिकेटर और टाइम फ्रेम कि भैया स्टॉक ऊपर जाएगा, स्टॉक नीचे जाएगा, ताकि मैं अपना पोजीशन या तो फिर एग्जिट कर लूं या पोजीशन बनाऊं। टाइम फ्रेम फॉर स्टॉक मूवमेंट, फॉर स्टॉक मूवमेंट, या तो फिर अप या तो फिर डाउन। समझ रहे हो? तो सर यहाँ पे देखो कोई पैरामीटर डिफाइन नहीं है, ना मीन है ना वेरिएंस है, कुछ नहीं है। ना मैं रिटर्न की बातें कर रहा हूँ, ना मैं रिस्क या वोलेटिलिटी की बात कर रहा हूँ, मैं एक टाइम फ्रेम में स्टॉक का मूवमेंट का बात कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा चीज, मैं ये भी हो सकता हूँ, मेरे को ये भी ऐसा डेटा आ सकता है कि 50 या 60 म्यूचुअल फंड या कोई भी फंड का डेटा है, ठीक है। अब मेरे को इसको रैंकिंग करना है कि बेस्ट टू वर्स्ट। मैं इसके ऊपर भी हाइपोथेसिस टेस्टिंग लगा सकता हूँ, ठीक है, कि भैया मेरा अजम्पशन में ये बेस्ट टू वर्स्ट है, आप बताओ आपका अजम्पशन में क्या है, ठीक है। तो सर इसमें भी आप देखोगे वी आर नॉट कंसर्न अबाउट एनी पैरामीटर ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द पैरामीटर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। यहाँ पे भी जो टेस्ट लगेगा ना उसको बोलेंगे हम लोग नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। समझ रहे हो? मतलब, और इसमें एक थर्ड सिचुएशन भी है, अगर आपको याद हो, और यहाँ पे तो मेरे को आपको दिखाना पड़ेगा ताकि आप रिलेट कर पाओ। सर हमने ये वाला इसमें एक चीज पढ़ा था सर, क्या, इसको ये ग्रीन करो। जब हमने टेस्ट ऑफ पॉपुलेशन मीन अपन कर रहे थे, तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने एक सिचुएशन करा था ना कि भैया अगर पॉपुलेशन वेरिएंस अपने को नहीं पता है और सैंपल साइज बहुत छोटा है तो यहाँ पे नो टेस्ट। एक्चुअली अगर अब मैं इसको कंप्लीट करूं, सिंस आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है, तो मेरा लिखना ना कि नो पैरामीट्रिक टेस्ट सही होगा। इसका मतलब क्या है सर, कि सर डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन मैं उसके ऊपर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगा सकता हूं। मैं इस पे नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई कर सकता हूं। मतलब जहां पे मैं पैरामीट्रिक टेस्ट नहीं लगा पा रहा हूं बिकॉज आई एम अनेबल टू आइदर डिफाइन द पैरामीटर्स और आई एम अनेबल टू मेक दोज अजम्पशंस फॉर द पॉपुलेशन। मतलब सर एक बार रिपीट करो, मैं बोल रहा हूं अगर कोई पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में मैं पैरामीटर नहीं डिफाइन कर पा रहा हूं, लाइक मीन वेरिएंस डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ भी, या तो फिर और या तो फिर मैं आपका ये नहीं लगा पा रहा हूँ, आपका या तो फिर नहीं एंड मैं आपका पॉपुलेशन के अगेंस्ट अजम्पशंस नहीं लगा पा रहा हूँ, वहां पे भी मैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज कर सकता हूँ। सेकंड, जहां पे मेरे को यूज नहीं करना है पैरामीटर, जहां पे आई एम नॉट बॉदर्ड विद पैरामीटर्स लाइक वेरिएंस एंड मीन, वहां पे भी मैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यूज करूंगा, जैसे रैंकिंग ऑफ द डेटा हो गया, या आपका मेरे को आइडेंटिफाई करना है टाइम फ्रेम इन विच अ पर्टिकुलर मूवमेंट टेक्स प्लेस। तो अगर मेरे को ये सब जानना है तो भी सर मैं पैरामीट्रिक टेस्ट नहीं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगा सकता हूँ, ठीक है। सर मतलब समझ में आ गया सर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट और पैरामीट्रिक टेस्ट का। अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या लिखा है भैया किताब में। पैरामीट्रिक टेस्ट रिलाइज ऑन assumption रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन का assumption ले रहा है, ठीक है, एंड स्पेसिफिक टू द पॉपुलेशन पैरामीटर। मतलब भैया ये टेस्ट आप पॉपुलेशन पैरामीटर्स के ऊपर लगाते हो, जैसे हमने लगाया मीन के ऊपर, जैसे हमने लगाया वेरिएंस के ऊपर, ठीक है। जब आप नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में जाते हो, दे डू नॉट कंसीडर पर्टिकुलर पॉपुलेशन पैरामीटर और हैव फ्यूअर अजम्पशन अबाउट द पॉपुलेशन दैट इज सैंपल्ड। मतलब इसमें अजम्पशन कम है और पॉपुलेशन पैरामीटर को कंसीडर नहीं करता, मतलब मीन वेरिएंस को कंसीडर नहीं करता। सर क्या है एप्लीकेबल फॉर रैंक डेटा, जैसे हमने बोला स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट, ये एक स्पेशल काइंड ऑफ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है जो अपना सिलेबस में दिया हुआ है। मतलब
सर ये स्पेशल काइंड ऑफ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, समझे? सर समझ में आया? बिल्कुल समझ में। सर आगे बढ़े, दिमाग में जा रहा है ना सर, मेरे को ये नहीं चाहिए कि ये क्लास के बाद आप हाइपोथेसिस और पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट से डरो। कुछ नहीं है, एकदम नीचे लेवल में आके समझेंगे, कुछ नहीं है, ठीक है सर। इसके बाद क्या है सर, इसके पास खाली 3 टॉपिक है और तीनों हाइपोथेसिस टेस्ट है। मतलब कि भैया नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट कैसे करते हैं, पैरामीट्रिक टेस्ट कैसे करते हैं। लेकिन भैया नॉन पैरामीट्रिक और पैरामीट्रिक टेस्ट से फर्क नहीं पड़ता है, तो इवेंचुअली हाइपोथेसिस टेस्ट, करेक्ट है तो भैया हाइपोथेसिस टेस्ट, फर्क नहीं पड़ता पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक को। स्टेप सेम रहेगा, पहला स्टेटमेंट दो, दूसरा मॉडल बनाओ और तीसरा कंक्लूजन ले लो बेस्ड ऑन डिसीजन रूल, समझे? ये फॉर्मूला सेम रहेगा, स्टेटमेंट बनाओ, मॉडल लो, स्टेटमेंट बनाओ, मॉडल अप्लाई करो, डिसीजन ले लो, ठीक है सर। चलो सर देखते हैं। सर पहला जो अपना सिलेबस में है ना, उसको हम लोग प्यार से बोलते हैं टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, या इसको बोला जाता है पैरामेट्रिक टेस्ट ऑफ कोरिलेशन। सर इसका मतलब क्या है सर, ये भी पैरामेट्रिक है क्या? हाँ, ये पैरामेट्रिक है, क्यों? क्योंकि सर हम लोग का एक स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट आएगा इसके बाद, वो नॉन पैरामेट्रिक है। सर हम लोग का स्पीयरमैन आएगा और फिर हम लोग का टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस है बेस्ड ऑन कंटिजेंसी टेबल, ठीक है। तो सर, तो पहला तो सर अपने को ये करना ही पड़ेगा, एक मिनट, हाँ, पहला तो सर अपने को पैरामीट्रिक कंसीडर करना ही पड़ेगा कि भाई कोरिलेशन भी टेस्ट करने के लिए मैं क्या पैरामीट्री से करूं, ठीक है। सर पहला बात अपने को समझना पड़ेगा कि इसमें टेस्ट क्या कर रहे हैं, देखते हैं। कोरिलेशन, पहला बात कोरिलेशन क्या है सर, अगर आज आप मेरे से पूछोगे सर कोरिलेशन क्या है, तो प्लीज मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। मैं कोरिलेशन नहीं समझाने वाला, चिल्ला चिल्ला के मैंने 50 मिनट का एक वीडियो डाला है कोरिलेशन के ऊपर, प्लीज वो जाके देखो, ठीक है। कोरिलेशन मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। हमने बोला था भाई एक्स और वाई का बीच का जो रिश्ता है, रिश्ता को बताता है। मतलब एक्स ऊपर जाएगा तो वाई ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, या वाई नीचे जाएगा, वाई ऊपर जाएगा तो एक्स का क्या मूवमेंट होगा। ये बेसिकली दो हाथ का रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। When the correlation coefficient is zero, अगर correlation coefficient जीरो, तो हमने क्या बोला भैया, दोनों वेरिएबल के बीच लीनियर रिश्ता नहीं है, दोनों कोवेरिएंस, दोनों वेरिएबल के बीच लीनियर रिश्ता नहीं है, मतलब नॉन लीनियर रिश्ता हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। हावेवर, अब इसमें देखो क्या है, कहानी क्या है, ठीक है। इसमें ना दो डेटा सीरीज है, सीरीज 1 एंड सीरीज 2, ठीक है। सर ये सीरीज 1 सीरीज 2 देख के कुछ याद आ रहा है क्या सर, कुछ याद आ रहा है? हाँ, पॉपुलेशन मीन भी देखे थे और सर पॉपुलेशन वेरिएंस भी देखे थे, करेक्ट। एक में लगाए थे टी टेस्ट और सर एक में लगाए थे एफ टेस्ट, एकदम वो याद को याद रखो, उसका इसमें कोई काम नहीं है, ठीक है। सर हमें दे दिया, ये पॉपुलेशन ऐसे दे दिया, ठीक है। और सर इसको एक्स पी कर दो, पॉपुलेशन, ठीक है। यहाँ पे दे दिया y1 y2 y3 टक 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 y पी, ठीक है। सर मेरे को क्या करना है, अब देखो, however the correlation coefficient is zero, there is no linear relationship। सर इसमें मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है पता है, सर मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें पता है, मेरे को ये बताना है कि भैया मेरा हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस में क्या होगा पता है, मैं स्टेटमेंट क्या बनाऊंगा सर, ये दोनों डेटा का मेरे को एक कोरिलेशन मिलेगा, कोरिलेशन कोफिशिएंट मिलेगा। सर कोरिलेशन कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं भाई, पहले कोवेरिएंस निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं और उससे आपका कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाल लेते हैं। सर कोरिलेशन कोफिशिएंट को दिखाते कैसे, एक्स वाई करके दिखा दूंगा, एक तो बड़ा सा आर जिसका पेट मोटा हो और एक्स वाई। तो सर इसमें मेरा हाइपोथेसिस क्या रहेगा, मेरा हाइपोथेसिस रहेगा इज जीरो, मतलब
पॉपुलेशन का कोरिलेशन कोफिशिएंट इज 0 और नॉट, ये मेरा हाइपोथेसिस टेस्टिंग रहेगा। सर इसमें मतलब मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि भैया ये दोनों पॉपुलेशन आर कोरिलेटेड विद ईच अदर और नॉट, ये दोनों पॉपुलेशन इज कोरिलेटेड विद ईच अदर और नॉट, अपने ये टेस्ट कर, तो अपने हाइपोथेसिस ये बनाएंगे। सर प्रोसेस क्या है? प्रोसेस सिंपल है भैया, ये सीरीज 1 से एक सैंपल निकालो, सीरीज 2 से सैंपल निकालो, ठीक है, दोनों के बीच कोरिलेशन कोएफिशिएंट टेस्ट करो, ठीक है। देखो अब, however when the correlation coefficient of the sample is not equal to 0, अब सपोज इसको टेस्ट किया और देखा कि भैया ये जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट सैंपल का है ना, वो अनइक्वल टू 0 है, तो अपने को क्या चेक करना पड़ेगा? अपने को क्या चेक करना पड़ेगा? Then the question to address is whether the true population correlation coefficient is equal to 0. तो ये हम लोग का हाइपोथेसिस टेस्ट है सर। सर ये हम लोग का हाइपोथेसिस टेस्ट है, ठीक है। अब सर हाइपोथेसिस टेस्ट में पहले तो हम लोगों ने स्टेप 1 कर दिया, स्टेटमेंट कर दिया। सर स्टेप 2 क्या था? स्टेप 2 में 2 स्टेप था सर। पहले टेस्ट स्टैटिस्टिक कंप्यूट करो, ठीक है, और फिर सर हम लोग क्रिटिकल वैल्यू निकाल रहे थे, लेकिन सर क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए तो हमको डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करना पड़ेगा। सर इसमें गुड न्यूज है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी टी टेस्ट होता है, मतलब टी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। देखो, द अबव टेस्ट स्टैटिस्टिक फॉलोज टी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब टी टेस्ट करना पड़ेगा, मतलब टी टेबल से अपने को क्रिटिकल वैल्यूज निकालने पड़ेंगे, ठीक है। और सर टेस्ट स्टैटिस्टिक कैसे कैलकुलेट होगा? देखो, टेस्ट स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करने का इसका अलग ही फॉर्मूला है, आर इंटू रूट ओवर एन माइनस टू डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस आर स्क्वायर। सर आर क्या है? आर है अपना कोरिलेशन ऑफ द सैंपल, मतलब ये जो दो सैंपल अपन ने निकाला ना, इसका एक कोरिलेशन आएगा, वो कोरिलेशन ऑफ द सैंपल, कोरिलेशन ऑफ सैंपल। और सर एन क्या है? सर एन है सैंपल साइज, मतलब आपने जो सीरीज 1 और सीरीज 2 से सैंपल निकाला है, कितना सैंपल निकाला है, ठीक है, वो सैंपल साइज है। अगर सपोज मैं बोला हूँ भैया मैंने x से 10 निकाला है, y से 10 निकाला है, तो सैंपल साइज हो गया 10। अगर आपने बोला नहीं यार मेरे को बड़ा सैंपल पे काम करना है, मैंने x से 50 सैंपल निकाल लिया, y से भी 50 सैंपल निकाल लिया, तो अपना सैंपल साइज 50 हो गया। तो अपने क्या करेंगे? फॉर्मूला है r विच इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट इनटू n-2 मतलब सैंपल साइज -2, इधर है ना, हाँ, डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर स्क्वायर। सर आर स्क्वायर क्या है? वही कोरिलेशन ऑफ सैंपल, और सैंपल उसको स्क्वायर कर देंगे सर। अब सर ना, तो और इसका सर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है n-2। सर n-2 क्यों? सर n-1 क्यों नहीं? देखो इसका ना एक स्टैटिस्टिकल एक्सप्लेनेशन है कि n-2 क्यों है और n-1 क्यों नहीं है, ठीक है। लेकिन यार ये ना, आप एट लेवल 1 आप लोग उतने मेच्योर नहीं हो कि आपको मैं n-2 का लॉजिक समझा, और अगर समझाने भी जाऊंगा और समझा भी दिया तो मुझे लगेगा आधा घंटा 45 मिनट, और आपके कुछ काम नहीं आने वाला, ठीक है, आपके कुछ काम नहीं आएगा, आप वो जान के भी कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए समझ लो भैया कि जब अपन पैरामीट्रिक टेस्ट ऑफ कोरिलेशन कर रहे हैं, तो उसमें आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जब टी टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो उसको n-2 करते हैं, ठीक है। सर क्लियर है? दिमाग में एकदम छप रहा है? बिंदास, ठीक है। सर टेस्ट स्टैटिस्टिक निकाले, क्रिटिकल वैल्यू निकाल लिया, स्टेप 3 क्या है? सर स्टेप 3 डिसीजन ले लो। सर डिसीजन रूल क्या है? डिसीजन रूल बिंदास सेम वही है, इसको मैं रब करता हूँ। सर डिसीजन रूल क्या है? वही है ना बिंदास, यहाँ पे अगर यहाँ पे नंबर आया तो वी विल रिजेक्ट द नल, और सर यहाँ पे नंबर आया तो सर वी विल फेल टू रिजेक्ट द नल। समझ में आ रहा है सर? अगर ये रीजन में आया तो वी विल फेल टू रिजेक्ट द नल, अगर रीजन के बाहर आए तो वी विल रिजेक्ट द नल। सर समझ में आया? क्लैरिटी हो रहा है? बिंदास। अभी चलते हैं सर दूसरा टेस्ट की तरफ, विच इज स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट। चलो गाइस अब चालू करते हैं नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट
ऑफ कोरिलेशन, जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट। सर आई डोंट नो अगर आपका स्कूल में था कि नहीं, लेकिन एटलीस्ट मेरा +2 जो हम 11-12 बोलते हैं उसमें स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन निकालने का फॉर्मूला तो था। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में कोरिलेशन था। ठीक है, तो ये चीज तो हम लोग वहां से देख रहे हैं। अब हम लोग बस उसका हाइपोथेसिस लेवल में पढ़ाई करें। ठीक है सर, चलो बढ़िया। थोड़ा इसके बारे में थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर इसका कर लेंगे। इसमें मैं लॉजिकली बता दे रहा हूँ, इसका एज सच कुछ डिफरेंस नहीं है पैरामीट्रिक टेस्ट से। ठीक है, इन द वे यू हैव टू ऑपरेट दिस टेस्ट, ऑपरेशन वही है सर। ऑपरेशन क्या है? पहला भैया स्टेटमेंट बना लो, दूसरा स्टैटिस्टिकल मॉडल कर लो, और तीसरा डिसीजन ले लो। सर ये चीज में ना कोई अंतर नहीं है, तो वो चीज आप याद रखना, कोई अंतर नहीं है। डिसीजन रूल और अपना कंक्लूजन। ठीक है, पहले एक बार पढ़ लेते, देखते हैं फिर क्या है। ठीक है सर, इट इज अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, जैसे हमें पता ही नहीं था। इट कैन बी यूज्ड टू टेस्ट वेदर टू सेट्स ऑफ रैंक आर कोरिलेटेड और नॉट। सर इसका मतलब क्या हुआ? देखो, सपोज हमारे पास दो डेटा सीरीज है, सीरीज 1, सीरीज 1 और सीरीज 2। ठीक है सर, हमारे पास ना पॉपुलेशन x1 x2 x3 टक 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 एक्स पी तक है, और यहाँ पे y1 y2 y3 टक 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 yp तक है। हम लोग क्या करेंगे ना, पहले रैंक करेंगे, रैंक सीरीज x और रैंक सीरीज y। ठीक है, हम लोग सर पहले रैंक करेंगे 1 2 3 4 टक टक टक, और यहाँ पे भी सर हम लोग रैंक करेंगे 1 2 3। डिपेंडिंग है कि ये 1 2 3 नहीं भी हो सकता है। ठीक है, वो चीज हमेशा याद रखना, ये 1 नहीं भी हो सकता है, ये हो सकता है ना, मे बी ये x2 में भी हो सकता है, 10th रैंक हो या जो भी हो। ठीक है, ये जो हो सकता है। हाँ, टक 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 इसको रैंक करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। तो सर यहाँ पे, तो सर यहाँ पे 10 भी आ सकता है रैंक, यहाँ पे 5 भी आ सकता है। ठीक है, तो ये अलग अलग रैंक है। अपने क्या करेंगे, अपना जो हाइपोथेसिस प्रोसीजर अपने परफॉर्म करेंगे ना, इसके ऊपर नहीं करेंगे, अपने हाइपोथेसिस प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे ये रैंक्स के ऊपर, और इसी को स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो सर क्या करते हैं अपन, हाइपो अपने को पहले स्टेटमेंट बनाना है। सर स्टेटमेंट क्या रहेगा? सर स्टेटमेंट रहेगा अपना नल हाइपोथेसिस क्या, कि आर एस इज इक्वल्स टू 0। स्टेटमेंट ये रहेगा सर। ये क्या है सर? ये स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन है। सर ये क्या स्पेसिफिक हाइपोथेसिस टेस्टिंग का टॉपिक है? नहीं, दिस इज अ टॉपिक ऑफ कोरिलेशन। सर ये कोरिलेशन का टॉपिक है सर, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग का टॉपिक ही नहीं है सर, ये कोरिलेशन का टॉपिक है। ठीक है, डोंट वरी, सब एग्जाम्पल से देखा जाएगा, उसमें अपने को टेंशन लेने का बात नहीं है कि सर एग्जाम्पल से बताएंगे ना, एकदम बताएंगे। ठीक है, तो सर इसमें हम लोग बोल रहे हैं कि एच आर एस। सर अब इसको कैसे निकालेंगे? हम लोग क्या करेंगे ना सर, इसके लिए भी टेस्ट स्टेटिस्टिक कैलकुलेट करेंगे। सर टेस्ट स्टेटिस्टिक क्या हुआ? टेस्ट स्टेटिस्टिक सेम हुआ जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था, कोरिलेशन इनटू सैंपल साइज -2 डिवाइडेड बाय √1 माइनस कोरिलेशन का स्क्वायर। डिफरेंस क्या है सर? वहां पे जो कोरिलेशन था वो कोरिलेशन का नॉर्मल फॉर्मूला के साथ था। सर यहाँ पे जो कोरिलेशन कैलकुलेट होगा वो कोरिलेशन कैलकुलेट होगा स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन का मेथड से। सर इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है सर 1 - 6 इंटू समेशन ऑफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन इंटू n² - 1। सर डी क्या है? डी है डिफरेंस बिटवीन टू रैंक। सर थोड़ा सा एग्जाम्पल दे के समझाएंगे तो ना सर समझ में आएगा, एकदम समझा देते हैं सर। आप लोग बोलोगे मैं नहीं समझाऊं तो कैसे कैसे होगा सर? लेकिन इसमें भी मैं एक चीज बता दे रहा हूं, इन द एग्जाम या इसका कोर्स का जो ऑब्जेक्टिव है ना,
ये ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आपको ये कैलकुलेट करना है, ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है। इन 99.99% केसेस सर आरएस विल बी गिवन, सर आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन आपको डर नहीं करना है, लेकिन अपने को कोई चीज छोड़ना नहीं है, तो अपने आपका इसको करते हैं, ठीक है। ओके सर, करते हैं, ठीक है। सर इसको देखते हैं। चलो इसके लिए ना एक बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि अपने को थोड़ा क्लैरिटी हो जाए, ठीक है। ओके सर। लेकिन सर मैं ये बता दे रहा हूँ, अभी जो हम कर रहे हैं वो ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव नहीं है। मैं खाली इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपका मन का डर निकल जाए, ठीक है। तो एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। सपोज वी आर गिवन द रिलेशन, गिवन द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ shops from major market and price of essentials in each shop, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, छह ऐसा लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, शॉप लेते हैं डिस्टेंस और अपन बोल देते हैं प्राइस, ठीक है। ओके सर, क्या दिया हुआ, प्राइस शॉप 1 2 3 4 5 6, ठीक है। छह शॉप दिया हुआ। सर डिस्टेंस क्या है, सर डिस्टेंस अपन सिंपल बोलते हैं ना, 70 हो गया, 120 हो गया, 180 हो गया, 210 हो गया, और इसको अपन बोल देते हैं 250, और इसको बोलते हैं 265। मतलब डिस्टेंस में ये दूर जाते जा रहे हैं। सर भाव बताइए, सर भाव अपन क्या बोलते हैं, देखो लॉजिकली क्या होगा, जो शॉप ज्यादा नजदीक है मार्केट के, या जो शॉप आपका मेजर मार्केट के ज्यादा नजदीक है उसका भाव ज्यादा होगा। तो अपन एक काम करते हैं, 5 ले लेते हैं, फिर सर 4.8 कर देते हैं, 4.4 कर दिया, फिर सर इसको ये ना एक एब्रप्शन कर देते हैं, ठीक है। इसको ना एक अब्रप्शन कर देते हैं कि सर 4.9 इसको एक अब्रप्शन कर देते हैं, ठीक है। लेकिन सर अब ये वापस अपना औकात में आ जाएगा, 4.2, सर ये किया अपन ने 4 कर दिया, और सर यहाँ पे भी एक अब्रप्शन डाल देते हैं 4.1, ताकि आप ना एग्जाम्पल को ऐसा स्ट्रेट जैकेटेड नहीं मान पाए, इसमें सारा पॉसिबिलिटी कवर कर लिया, ठीक है। सर हमें क्या करना है, हमें करना है कैलकुलेट कोरिलेशन, क्या सर, किसके बीच में, कोरिलेशन बिटवीन द, कोरिलेशन क्या होता है, रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस एंड प्राइस ऑफ एसेंशियल, ठीक है। सर समझ में आ रहा है, यूजिंग स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट, सॉरी यूजिंग स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। SRCC स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। सर अब इसमें, सर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव खाली यही है, ऑब्जेक्टिव खाली यही है, एक मिनट, ऑब्जेक्टिव यही है कि भैया मैं RS कैलकुलेट करना सीख लूं, या एक बार रिफ्रेश हो जाए दिमाग में, ठीक है। तो सर इसका सोल्यूशन करते हैं। तो सर शॉप है, डिस्टेंस है, प्राइस है, रैंक फॉर डिस्टेंस है, रैंक फॉर प्राइस है,
और डेविएशन है, जिसको हम लोग प्यार से डी बोलते हैं, जिसको हम लोग प्यार से डी बोलते हैं। ठीक है सर, 1 2 3 4 5 6। ठीक है सर। सर डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस एक बार बता दो। 70, 120, 180, 210, 250, 265, यही था ना गाइस? ठीक है। प्राइस 4.1, 4 क्या है, 4.2, 4.9। और सर इसका एक रीजन है, ठीक है, आपको बताता हूं मैं। देखो, हम लोग रैंक सीधा सीधा करेंगे, मतलब जो बाजू में उसको रैंक 1 देंगे। ठीक है सर, जो बाजू में उसको अपन रैंक 1 देंगे, या एक काम करते हैं, जो दूर है उसको रैंक आपका ये कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग डिसाइड करते हैं कि रैंक कैसे देना। सर अब हमने ना डेटा प्लॉट कर लिया, अब हमें रैंक डिसाइड करना है। सर रैंक कैसे डिसाइड होगा? सर रैंक ना, आप एक क्राइटेरिया लगा के रैंक डिसाइड कर सकते हो, मतलब आप एक क्राइटेरिया लगा के रैंक डिसाइड कर सकते हो। अब ये जो क्राइटेरिया लगेगा ना, इट विल बी कंसिस्टेंट फॉर बोथ वेरिएबल। मतलब सर क्या क्राइटेरिया देखते हैं, डोंट वरी, लेकिन इसके पहले अपने को समझना पड़ेगा, क्राइटेरिया शुड बी कंसिस्टेंट फॉर बोथ वेरिएबल, तभी अपना स्पीयरमैन अपने को सही रिजल्ट देगा। सर क्राइटेरिया क्या है? या तो फिर आप हाईएस्ट टू लोएस्ट जा सकते हो, हाईएस्ट टू लोएस्ट जा सकते हो, मतलब हाईएस्ट वैल्यू रैंक 1 या टू लोएस्ट वैल्यू लास्ट रैंक। ठीक है, देखो हमारे एग्जाम्पल में 6 है, आप 10 15 20 30 में भी कर सकते हो, तो मैं 6 नहीं लिख रहा, मैं जनरलाइज लिख रहा हूँ। या आप लोएस्ट टू हाईएस्ट भी कर सकते हो, समझ रहे हो? मतलब उसमें हम बोलेंगे लोएस्ट वैल्यू रैंक 1 और हाईएस्ट वैल्यू रैंक लास्ट। आप कुछ भी दोनों में से कोई भी कर सकते हो, बट गिवन आपको दोनों कंसिस्टेंटली अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है सर? ये क्वेश्चन में या तो फिर मैं ये दे सकता हूँ कि भाई जिसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा है और जिसका भाव सबसे ज्यादा है वो रैंक 1 होगा, या तो फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि जिसका डिस्टेंस सबसे कम है एंड जिसका भाव सबसे कम है, इसका भाव 4, जिसका भाव सबसे कम है वो रैंक 1 होगा। मतलब मेरे को दोनों वेरिएबल में कंसिस्टेंटली लगाना पड़ेगा, या मैं ज्यादा लगा सकता हूँ या मैं कम लगा सकता हूँ, या मैं सर ज्यादा लगा सकता हूँ या कम लगा सकता हूँ, लेकिन ये नहीं कर सकता मैं, मतलब ये खेला नहीं कर सकता कि सर डिस्टेंस में तो लगा दिया कि लोएस्ट टू हाईएस्ट और प्राइस में लगा दिया हाईएस्ट टू लोएस्ट। सर आपका पूरा क्वेश्चन हवा में चला जाएगा। ठीक है सर, ये क्लैरिटी हुआ, ये क्लैरिटी हुआ। सर हाईएस्ट टू लोएस्ट, लोएस्ट टू हाईएस्ट कि कैसे लगाना है। ठीक है सर, हम लोग यहाँ पे क्या करें? सर हम लोग एक काम करते हैं ना सर, हम लोग इसको हाईएस्ट टू लोएस्ट लगाते हैं कि हाईएस्ट को 1 दे देंगे और लोएस्ट को लास्ट दे देंगे। ठीक है सर, ठीक है। तो सर हाईएस्ट क्या है सर? यहाँ पे हाईएस्ट है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। ठीक है सर, यहाँ पे हाईएस्ट है 5। ठीक है सर, फिर सेकंड कौन सा? सेकंड देखो नंबर 3 वाला है, तो इसको दे दिया 2। फिर सर थर्ड कौन सा? थर्ड है नंबर 2 वाला, तो थर्ड। सर फिर क्या है? फिर नंबर फोर्थ वाला है, 4। फिर नंबर 6 वाला है और 6। तो सर जरूरी नहीं है कि रैंक हमेशा 1 2 3 4 या 4 2 3 1 ऐसा टक टक करके हो। रैंक आप कैसे भी कर सकते हो, मतलब रैंक विल बी एज पर द डेटा, डेटा कहीं छेड़ा छाड़ी नहीं होगा, रैंक जैसा वैसा ही रहेगा। सर डेटा कहीं छेड़ा-छाड़ी नहीं होगा, रैंक जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है सर, अब इसका डेविएशन निकालना है, 6 माइनस 1 या 1 माइनस 6 भी कर सकता है। किसी को दिमाग में लगेगा यार मैं रिटर्न रिवर्स नहीं कर सकता, सर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इवेंचुअली हम ये डेविएशन को स्क्वायर करने वाले हैं, तो आपका माइनस वैसे ही हट जाएगा। मतलब
ये तो फिर आप 6 माइनस 1 को 5 कर सकते हो और 1 माइनस 6 को करके -5 कर सकते हो, ये आपका चॉइस है, ठीक है। ये तो फिर आप 5 माइनस 3 को 2 कर सकते हो, 3 माइनस 5 को -2 कर सकते हो। सर सिमिलरली 4 माइनस 2 को 2 और 2 माइनस 4 को -2, यहाँ पे -1 या +1, यहाँ पे -4 या +4, यहाँ पे -4 या +4। सर फर्क नहीं पड़ता, क्यों? क्योंकि सर आप पहले ही हर टर्म को स्क्वायर कर चुके होंगे। ये स्क्वायर हो जाएगा सर, ये स्क्वायर हो जाएगा सर, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा सर, ये स्क्वायर हो। सिमिलरली टक 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 टक, इसीलिए हम इसको डेविएशन स्क्वायर बोलते हैं। हम लोग इसको डेविएशन स्क्वायर बोलते हैं। सर समेशन ऑफ डेविएशन स्क्वायर क्या है? सर प्लीज एक बार निकालिए, मेरे को भी निकालना पड़ेगा, 1 मिनट, मेरे को भी निकालना पड़ेगा। 25 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 16 प्लस 16। सर यहाँ से भी 66 आएगा और सर दूसरा भी करोगे तो 66 ही आएगा। सर तो अपने को डेफिएशन का स्क्वायर आ गया, ठीक है सर। सर फॉर्मूला क्या है? आरएस का रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस 6 डेविएशन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, एन स्क्वायर माइनस 1। सर यही फॉर्मूला है ना सर? तो अब कैलकुलेट करिए सर। आर एस इज इक्वल्स टू, सर प्लीज थोड़ा मेरे लिए कैलकुलेट करिए, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करो। 1 माइनस 6 इंटू 66 बाई एन क्या था सर? एन 6 था यहाँ पे, 6 इंटू 36 माइनस 1, ठीक है सर। क्या होगा? प्लीज थोड़ा कैलकुलेट करिए। 1 माइनस 396 बाई 6 इंटू 35 विच इक्वल टू 1 माइनस 396। 1 मिनट, बाई 210 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1.8857, इसको अपना आ गया 0.8857, या मोटा मोटा -0.88। सर मतलब आर एस हो गया अपना ये, ठीक है। अब सर अगर टेस्ट स्टैटिस्टिक लगाना है तो सिंपल ये कर देंगे सर, ठीक है। तो अपना टेस्ट स्टैटिस्टिक निकल के आ जाएगा, समझ रहे हैं सर? स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कैसे निकालना है, समझ गया सर? ओके सर, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे। सर ये तो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन निकालना हुआ, ठीक है सर। अब इसको यूज करके टेस्ट स्टैटिस्टिक निकालेंगे, टेस्ट स्टैटिस्टिक सेम है। और सर यहाँ पे कौन सा टेस्ट यूज होता है पता है सर? We can test the significance of Spearman correlation with the same test statistics। सर टेस्ट स्टेटिस्टिक सेम होता है यहाँ पे। सर हम लोग क्या टेस्ट स्टेटिस्टिक यूज कर, क्या क्रिटिकल वैल्यू यूज करेंगे? सर क्रिटिकल वैल्यू यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे निकलेगा यूजिंग अ टी टेस्ट। सर क्रिटिकल वैल्यू यहाँ पे निकलेगा यूजिंग द टी टेस्ट, और फिर डिसीजन होगा एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन का। मतलब सर या पैरामीट्रिक टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस या स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट, दोनों में अपन टी टेस्ट यूज करेंगे इन ऑर्डर टू गेट द क्रिटिकल पॉइंट्स। क्लियर हो गया सर? चलो अब लास्ट अपना टॉपिक एक तो बचता है, वो है टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस बेस्ड ऑन कंटिंजेंसी टेबल। क्या है क्यों है सब समझते हैं, ठीक है सर। अभी चालू करते हैं टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस यूजिंग कंटिंजेंसी टेबल। लेकिन सर इसमें एक चीज था जो मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गया, वो चीज बता देता हूँ। सर टी टेस्ट है और सर डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा n-2, सेम। मतलब पैरामीट्रिक टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस या पैरामीट्रिक टेस्ट ऑफ कोरिलेशन या रैंक्स पीयरमैन कोरिलेशन, दोनों सेम है, खाली जिस तरह कोरिलेशन कंप्यूट होता है उसमें अंतर है। इसीलिए एक पैरामीट्रिक बन जाता है, एक नॉन पैरामीट्रिक रह जाता है, ठीक है सर। अब नेक्स्ट चलते हैं टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस बेस्ड ऑन कंटिंजेंसी टेबल। सर इसमें अपने क्या होता है पता है? इसमें वी क्रिएट अ कंटिंजेंसी टेबल या फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है सर। ये टेस्ट लगाते क्यों है? सर मैं बताता हूं। अगर आपका डेटा कंटिन्यूअस नहीं है,
सर कंटिन्यूअस डेटा का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस डेटा का मतलब वो होता है कि अगर एक रेंज के अंदर कुछ भी नंबर आ सकता है, मतलब अगर मैं 1 से 5 का बीच की बात करूँ तो 1.1 भी आ सकता है, 1.2 भी आ सकता है, 1.115 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस रेंज का डेटा। डिस्क्रीट डेटा मतलब वो 1, 2, 3 स्पेसिफिक वैल्यूज ही होल्ड करेगा। अगर आपका डेटा डिस्क्रीट है, ठीक है, या कैटेगोरिकल है, सर या तो फिर आपका डेटा डिस्क्रीट है या कैटेगोरिकल है, तो अपन ना वो वाला टेस्ट नहीं कर सकते जो अपन अभी तक करते आए हैं। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वाला टेस्ट अपन नहीं कर सकते, ठीक है। अपने उसके लिए कंटिंजेंसी टेबल बनाते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं। A contingency or a two-way table shows the number of observation from a sample that have combination of two characteristics. सर इसका कंफ्यूजन मत समझो, बेसिकली इसमें भी दो डेटा सेट होता है, ठीक है। इसमें भी दो कैरेक्टरिस्टिक होता है। अ, एक सिंपल एग्जांपल से आपको ज्यादा समझ में आएगा। सपोज अपन बोलते हैं कि यार हमने ना 300 फर्म्स एनालाइज किया है, हमने ना 300 फर्म्स एनालाइज किया अक्रॉस टू कैरेक्टरिस्टिक्स। 300 फर्म के हम लोगों ने दो कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं, प्राइस या अर्निंग्स ग्रोथ, अर्निंग्स ग्रोथ और डिविडेंड यील्ड, ठीक है। हमने ना दो कैरेक्टरिस्टिक एनालाइज किए और हमने बोला कि यार एक फर्म अर्निंग ग्रोथ का ना तीन भाग में आ सकता है, या लो मतलब फर्म्स विद लो अर्निंग ग्रोथ, या वो मिड फर्म्स विद मिड अर्निंग ग्रोथ, या हाई फर्म्स विद हाई अर्निंग ग्रोथ। सिमिलरली डिविडेंड यील्ड में भी ना वो तीन कैटेगरी में आ सकता है, फर्म्स विद लो डिविडेंड यील्ड, फर्म्स विद मिड डिविडेंड यील्ड एंड फर्म्स विद हाई डिविडेंड यील्ड। तो मतलब 300 फर्म में हर फर्म को मैंने दो पैरामीटर्स पे एनालाइज किया है, अर्निंग ग्रोथ और डिविडेंड यील्ड, ठीक है। लो मीडियम हाई दोनों आ सकते। तो सर कितना कॉम्बिनेशन, कितना परमुटेशन पॉसिबल है? मैं ये बोल सकता हूँ कि एक फर्म का लो अर्निंग ग्रोथ एंड लो डिविडेंड यील्ड हो सकता है, एकदम सही। सर मैं ये भी बोल सकता हूँ सर एक फर्म का लो अर्निंग ग्रोथ एंड मिड डिविडेंड यील्ड हो सकता है। सर मैं ये भी बोल सकता हूँ एक फर्म का लो अर्निंग ग्रोथ एंड हाई डिविडेंड यील्ड हो सकता है, एकदम सर। सर मैं ये भी बोल सकता हूँ एक फर्म का मिड अर्निंग ग्रोथ एंड लो डिविडेंड यील्ड हो सकता है, एकदम सर। सर मैं ये बोल सकता हूँ मिड अर्निंग ग्रोथ एंड मिड डिविडेंड यील्ड हो सकता है। सर मैं ये बोल सकता हूँ मिड अर्निंग ग्रोथ एंड हाई डिविडेंड यील्ड। सर आप एकदम बिंदास बोल सकते हो। सर मैं ये बोल सकता हूँ हाई अर्निंग ग्रोथ एंड लो डिविडेंड यील्ड, हाई अर्निंग ग्रोथ एंड मिड डिविडेंड यील्ड। और सर मैं ये भी बोल सकता हूँ हाई अर्निंग ग्रोथ एंड हाई डिविडेंड यील्ड। सर इसका मतलब क्या है? मैं जो 300 फर्म मैंने एनालाइज करी है ना, वो मैं ये कोई भी 9 कैटेगरीज में डाल सकता हूँ। सर इससे ज्यादा तो कोई कैटेगरी बन ही नहीं पाएगा। बेसिकली 3 into 3, 3 into 3। ऑल्दो जिसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का आइडिया होगा वो ये बता देगा, लेकिन और इंटरेस्टिंगली वो आपके सिलेबस में भी था, लेकिन अभी वो हट गया, वो प्रेरेक्विजिट्स में डल गया, ठीक है। तो 3 into 3 का अपना कैटेगरीज हो सकता है सर, ठीक है। हम कंटिंजेंसी टेबल में पता है क्या करते हैं? हम कंटिंजेंसी टेबल में यही करते हैं सर। अब इसका ना एक कंटिंजेंसी टेबल बनाते हैं सर, इसका टेबल बनाते हैं सर। सपोज हमने बोला कि सर मैं अर्निंग ग्रोथ इधर डाल दूंगा, लो मिड हाई, और सर मैं ना डिविडेंड यील्ड इधर डाल दूंगा, लो मिड हाई। सर अब अपने को पता है कि 300 फर्म हम लोगों ने एनालाइज करा है, टोटल इधर डाला और सर एक टोटल इधर डाला।
सर क्या हो सकता है? लो अर्निंग ग्रोथ का लो डिविडेंड यील्ड, हाई मिड और हाई। तो सपोज अपन एक एग्जांपल लेते हैं 20, 30 और 10। तो लो अर्निंग ग्रोथ लो डिविडेंड यील्ड वाला 20 फर्म है, लो अर्निंग ग्रोथ मिड डिविडेंड यील्ड वाला 30 फर्म है, लो अर्निंग ग्रोथ हाई डिविडेंड यील्ड वाला 10 फर्म है। ठीक है, ऐड करो कितना होता है 60। ठीक है, मिड अर्निंग ग्रोथ लो डिविडेंड यील्ड वाला फॉर एग्जांपल 25 फर्म निकाल लो, मिड अर्निंग ग्रोथ मिड डिविडेंड यील्ड वाला 15 फर्म निकाल लो, और फिर हाई वाला 20 फर्म निकाल लो। 25 40 60। ठीक है, 300 फर्म था। ठीक है, तो बाकी का जो 180 है इधर ही होना है। तो सपोज मैं इसको बोलता हूँ 50 60 70, तो ये हो गया 300। ठीक है, अब सर हम लोग ऐसे ऐड कर रहे थे, टिक टिक टिक, करेक्ट। हम लोग अभी ऐसे ऐड कर रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे ना, ऐसे भी ऐड करेंगे। सर ऐड करके बताओ, 20 25 और 50 ये हो गया 95, 30 35 और 60 ये हो गया 105, 10 20 और 70 ये हो गया 100। ठीक है, ये 300 नहीं होगा, ये होगा 180। ठीक है, अब आप यहाँ पे जब ऐड करोगे तो 300 आएगा, चाहे आप ऐसे ऐड करो चाहे आप ऐसे ऐड करो। सर ये जो टेबल हम लोगों ने बनाया है ना, जो सिंपल है, लेकिन अब आप मटेरियल में देखोगे तो आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा। ये टेबल कुछ नहीं है, यही टेबल है अपना जो कंटिजेंसी टेबल की बात हो रही है ना, ये वही कंटिजेंसी टेबल है। ठीक है सर, अब हम ये टेबल पे क्या करेंगे, वही 3 स्टेप करेंगे। स्टेटमेंट बनाना, स्टैटिस्टिकल मॉडल लगाना और डिसीजन ले लेना। डिसीजन रूल एंड उसके ऊपर कंक्लूजन ले लेना। सर ये करते ही अपना काम खत्म, ये करते ही वी आर थ्रू, हम लोग इंडिपेंडेंस टेस्ट कर पाएंगे। ठीक है सर। सर बिफोर हम लोग ये स्टेटिस्टिकल मॉडल पे जाए ना, अपने को दो चीज समझना पड़ेगा कि भैया यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बनेगा और यहाँ पे डिसीजन रूल कैसे लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये इजियर पार्ट है। सर स्टेटमेंट कैसे बनेगा, हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे क्या लिया था हम लोगों ने, अर्निंग्स ग्रोथ। हम लोग बोलेंगे कि अर्निंग्स ग्रोथ एंड डिविडेंड यील्ड आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, और सर डिसीजन रूल कैसे लगेगा, सर डिसीजन रूल लगेगा बेसिस द काई स्क्वायर टेस्ट। बेसिस द काई स्क्वायर टेस्ट मतलब हम लोग काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। हम लोग सर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन देखने वाले हैं, और सर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस में क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। हम लोग सर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस में क्रिटिकल पॉइंट निकालने वाले हैं। अब वही है आपका, सॉरी काई तो ऐसा नहीं होता है। अब वही है सर आपका, अगर यहाँ यहाँ पे आया तो रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, और सर बीच में आया तो फेल टू रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया सर। ठीक है, अब चलो चलते हैं इसका स्टैटिस्टिकल पोर्शन में। ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। देखो आइडियली आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टू कम इनटू योर एग्जाम। क्यों? क्योंकि भैया ये जो एक क्वेश्चन के वर्दी नहीं है। मतलब अगर ये क्वेश्चन आता है पूरा ऐसे कैलकुलेट करने, तो बॉस मैं बोलूंगा कि यार ये कम से कम भी 5 से 10 मार्क का लोन क्वेश्चन होना चाहिए। तो आइडियली आपको इसमें भी टेस्ट स्टेटिस्टिक दे देगा, कैलकुलेट करने का ऑब्जेक्टिव नहीं है, लेकिन एक बार देख लो। अगर नहीं देखोगे तो वरना फंडा दिमाग में क्लियर नहीं होगा और डर हमेशा बना रहेगा। ठीक है, तो इसको चालू कर देते हैं। ठीक है गाइस, सर अपन अभी स्टार्ट करते हैं ना वो स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन। सर लेकिन उसके लिए पहले एक बार टेबल को यहाँ उठा के ले आते हैं, क्योंकि वो टेबल अपने को लगेगा। ठीक है, ये जो टेबल है ना, जो हमने रैंडमली ऐसे बना दिया था, वो टेबल को उठा के लाना पड़ेगा। ठीक है,
इसको थोड़ा इज्जत से सजा वजा देते हैं अभी, ठीक है। इसको थोड़ा इज्जत से सजा देते हैं ताकि छोटा सा टेबल में कन्वर्ट कर देते हैं इसको, ठीक है। अर्निंग्स ग्रोथ, डिविडेंड यील्ड, लो, मिड, हाई, लो, मिड, ठीक है। 20 30 10, 20 30 10, 25 50, 25 50, 15 60 और 20 70, ठीक है। अब ये वाला को मिटा देते हैं जो फालतू है ना। इसको ऊपर लेके इधर रख, ठीक है। टोटल 95, 105, 100, 300 और ये अपना हो गया 60, 60, 180, ठीक है। अपने को ना सबसे पहले एक टर्म दिखेगा सर, अपने को सबसे पहले एक टर्म दिखेगा, अपने को ना इसमें एक कंफ्यूजिंग टर्म दिखेगा कि भैया टेस्ट स्टैटिस्टिक। अब देखो हर जगह ना अलग अलग इसको प्रेजेंट किया, कहीं एम किया गया, ये किया, मैं आपको सिंपलर वर्जन दिखा रहा हूँ, ठीक है। i इज इक्वल टू 1 टू आई इज इक्वल टू 1 टू r और j इज इक्वल टू 1 टू c। क्या है? ओ आई जे माइनस ई आई जे होल स्क्वायर बाई ई आई जे। सर ये ओ आई जे ई आई जे क्या है मैं बता देता हूँ। R is meant for rows and C is meant for columns, ठीक है। तो सर जब आप I और J लिखते हो इट इज लाइक रो नंबर X कॉलम नंबर। इसका मतलब क्या है? सर अपने अगर लिखा 1, 2 इसको बोलेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सर अगर आपने लिखा 2, 3 इसको लिखेंगे सेकंड रो थर्ड कॉलम। समझ में आ रहा है? सर ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो अपना टेस्ट स्टैटिस्टिक इज समेशन ऑफ ऑल दिस। सर अब ये समेशन कैसे होगा देखो, इसका इसका लॉजिक समझो, ठीक है। हमारे पास कितना रो है कितना कॉलम है? हमारे पास 3 रोज है और 3 कॉलम है। कितना नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी है? 3 × 3 9। तो बेसिकली ये जो समेशन आएगा ना इट विल बी अ सम ऑफ 9 नंबर्स, इट विल बी अ सम ऑफ 9 नंबर्स। सर कैसे? बता देता हूँ। O11 कॉमा E11 डिवाइडेड बाई E11, ठीक है। समझो ये चीज, प्लस O12 प्लस सॉरी माइनस माइनस E1, 2 डिवाइडेड बाई E1, 2 प्लस O1, 3 माइनस E1, 3 डिवाइडेड बाई E1, 3, ठीक है। ये स्क्वायर होगा, ये सारे नंबर स्क्वायर होंगे, ठीक है। प्लस टक 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 चलता जाएगा। लास्ट टर्म क्या होगा? O3, 3 माइनस E3, 3 इसको करेंगे स्क्वायर डिवाइडेड बाई E3, 3। समझ रहे हो? तो ये 9 टर्म्स तक चलता जाएगा, ठीक है।
तो अभी सर अपना क्या बचा, अपना द ओनली ट्रिक दैट वी आर लेफ्ट विथ इज टू कैलकुलेट O1, 1 E1, 1 और O1, 2 E1, 2। ठीक है सर, इसमें O वाला टर्म तो बहुत सिंपल है। इसका मतलब क्या है, O1, 1 मतलब वैल्यू इन द इंटरसेक्शन ऑफ रो 1 एंड कॉलम 1। सर मतलब, सर रो 1 कॉलम 1 क्या है, सर दिस इज रो 1 एंड दिस इज कॉलम 1। सर वैल्यू एट इंटरसेक्शन क्या है, 20। तो O1, 1 20 होगा। ठीक है सर, O1, 2 क्या होगा, वैल्यू एट इंटरसेक्शन ऑफ रो नंबर 1 कॉलम नंबर 2। सर इसका मतलब क्या होगा, 25। सर O1, 3 क्या होगा, वैल्यू एट इंटरसेक्शन, रुक जाओ, ओके रुक जाओ, O1, 2 क्या होगा, जस्ट अ सेकेंड ना, वैल्यू एट इंटरसेक्शन ऑफ O1, 2 क्या होगा, रो 1 कॉलम 2, तो 30। ठीक है, वैल्यू ऑफ O1, 3 क्या होगा, रो 1 कॉलम 3, तो ये। सिमिलरली O2, 1 क्या होगा, 2, 1 होगा ये। क्या इंटरसेक्ट हो रहा है, O2, 2 होगा 15 और 2, 3 होगा 20। सिमिलरली O3, 1 मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये थर्ड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम, मतलब O इज नथिंग, O आपको डायरेक्ट टेबल से उठाना है, O में कोई कैलकुलेशन नहीं है। मेन कैलकुलेशन आता है E में, मेन कैलकुलेशन आता है E में। सर मेन कैलकुलेशन आता है E1, 1 ई में। ठीक है सर, ई में क्या है, ई इज नथिंग बट टोटल ऑफ रो 1 इंटू टोटल ऑफ कॉलम 1 डिवाइडेड बाई टोटल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। सिमिलरली E1, 2 क्या होगा, टोटल ऑफ ऑल रोज, टोटल ऑफ ऑल रोज, सॉरी, टोटल टोटल ऑफ रो 1 इंटू टोटल ऑफ कॉलम 2 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर सबका सेम है। ठीक है, तो सर एग्जाम्पल के लिए E1, 1 क्या होगा, सर टोटल ऑफ रो 1 क्या है, सर रो 1 का टोटल क्या है, ये रो 1 है, इसका टोटल क्या है 60, तो 60 इंटू, सर कॉलम 1 का टोटल क्या है, कॉलम 1 का टोटल है 95। अब आपको समझ में आ रहा है हमने टोटल क्यों किया था, ताकि यहाँ पे इजी ले ले। सर टोटल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सर टोटल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 300। सिमिलरली सर E1, 2 क्या होगा, सर रो 1 तो 60 ही है, कॉलम 2 क्या है सर, कॉलम 2 है 105, तो 105 बाई 300। तो सर टक 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 करते करते E3, 3 तक पहुंचेंगे। क्या है, टोटल ऑफ ऑल इन रोज 3, रो 3 180 है, इंटू कॉलम 3, सर कॉलम 3 क्या है, कॉलम 3 अपना 100 बैठा, डिवाइडेड बाई 300। तो सर अगर आप ये देखोगे ना, तो अपने पास 9 वैल्यूज आएंगे ओ आई जे के एंड ई आई जे के। ठीक है, अपने को सिंपली करना है, क्या है 1, 1 माइनस E1, 1, इसको स्क्वायर करना है डिवाइडेड बाई E1, 1। ठीक है सर, ये जो नंबर निकलेगा ना, इससे अपने को एक नया, इससे कुछ करना नहीं है। अगर आप बुक में देखोगे, मतलब अपने को कुछ नहीं करना, अगर आप बुक में देखोगे तो बुक में ना इससे एक नया टेबल बनाया हुआ है। क्या सर, क्या टेबल बनाया हुआ है,
सर बुक में ना इससे नया टेबल बनाया हुआ है जो ऑनेस्टली मेरे को लॉजिकल नहीं लगता है कि भैया क्यों बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हो, जिसमें यहाँ पे ये वाला को बना दिया टर्म 1, ये जब आप ये कर रहे हो वो 1, 2 वाला कर रहे हो तो ये 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके बना दिया, ठीक है, और फिर ऐड कर दिया। भाई वो तो मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ ना, ये नहीं, ये वाला नौ टर्म निकाल के मैं डायरेक्टली भी ऐड कर सकता हूँ। जब आप ऐड करोगे तो जो नंबर आएगा दैट इज नथिंग बट योर काई स्क्वायर टेस्ट स्टैटिस्टिक, ठीक है। सर आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक निकल गया। अब सर अगर आपको इसमें डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो मैं सजेस्ट करूंगा आप एक क्वेश्चन लगा लीजिए, आपके बुक में है, ठीक है। कोई भी प्रेप प्रोवाइडर आप लेंगे या कुछ भी लेंगे वो क्वेश्चन आपके पास मिल जाएगा, ठीक है सर। ये हो गया, आपको टेस्ट स्टैटिस्टिक मिल गया। अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। सर क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलेगा? क्रिटिकल पॉइंट के लिए दो चीज चाहिए, पहला क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, और सर उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है, अगर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज द रेलेवेंट पैरामीटर। सर डिस्ट्रीब्यूशन है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो ये तो मिल गया। सर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है? सर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है R-1 इंटू C-1, मतलब नंबर ऑफ रोज -1 बाई इंटू कॉलम -1, मतलब अपना जो एग्जाम्पल था अपने पास 3 रो था -1, 3 कॉलम था -1 इज इक्वल टू 4, तो 4 है अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम। 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम के अगेंस्ट अपने निकालेंगे क्रिटिकल वैल्यू, और रिजेक्शन का क्राइटेरिया वही है, ठीक है, रिजेक्शन का क्राइटेरिया वही है, अगर यहाँ पे आया तो रिजेक्ट, ठीक है, अगर यहाँ पे आया तो एक्सेप्ट। समझ रहे हो? या एक्सेप्ट तो हम लोग बोलते नहीं, हम लोग बोलते फेल टू रिजेक्ट, ठीक है। इससे अपना कंटिंजेंसी टेबल वाला पार्ट हो जाएगा। मैं जानता हूं इसका टेस्ट स्टैटिस्टिक का कैलकुलेशन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन एक एग्जांपल लगाओगे ना हो जाएगा। देखो मेरे को अननेसेसरीली ये क्लास खींचना नहीं था, गिवन कि आप क्या सेंसिटिविटी में ऑपरेट कर रहे हो, लेकिन हाँ अगर आप 1 घंटा दोगे खाली एक बुक का क्वेश्चन लगाने में, सॉल्व करने में, तो आपका काम हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है गाइस। चलो एक बार पढ़ लेते हैं। द टेस्ट स्टेटिस्टिक फॉर कंपैरिजन इज काई स्क्वायर टेस्ट। देखो टेस्ट स्टेटिस्टिक क्या है, यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, एवरीथिंग इज गिवन, ठीक है। ओ आई जे क्या है? द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन सेल आई जे मतलब नंबर, रो नंबर, कॉलम नंबर, ठीक है। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन सेल आई जे, सर ई आई जे का कैलकुलेशन यहाँ पे, टोटल फॉर रो आई मतलब रो 1 का टोटल इंटू कॉलम 2 का टोटल डिवाइडेड बाई टोटल ऑफ ऑल रोज। वंस आपने काई स्क्वायर या टेस्ट स्टैटिस्टिक कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, अ न्यू टेबल इज कंस्ट्रक्टेड यूजिंग काई स्क्वायर वैल्यू। इसका कोई काम नहीं है, ये यूजलेस है, यूजलेस है, ठीक है। ऑल द सेल्स आर एडेड एंड देन द क्रिटिकल वैल्यू एट द गिवन सिग्निफिकेंस लेवल विद डीएफ टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। सर क्या है? पहला बात, जो क्रिटिकल वैल्यू आएगा, क्रिटिकल वैल्यू टू बी टेकन फ्रॉम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और सर इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा R-1 इंटू C-1, ठीक है सर, क्लैरिटी मिल गया। चलो सर इसी के साथ अपना हाइपोथेसिस टेस्टिंग और पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट खत्म होता है, ठीक है। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, अच्छे से पढ़ा दिया हो। अब अपने मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, 2 क्लास बचा है, और दोनों क्लास में मिला के अपने सिंपल लीनियर रिग्रेशन को निपटाने का ट्राई करेंगे, ठीक है। क्लास मिलते हैं, बट इन एनी केस अगर 3 क्लास भी लगा, 4 क्लास भी लगा, तो 15 तारीख तक तो आपका लास्ट है। 15 तारीख में लास्ट वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें हमारा क्वांट्स हो जाएगा, ठीक है गाइस, ओके बाय।